हो आप सभी। और आपका दोस्त आज अपने ब्लॉग में एक बार फिर से आपके लिए लेके आया है। आज अभी हम ट्रैवल कर रहे थे कहीं से वापस अपने घनाटी शिमला की तरफ जा रहा था रोड पे। सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग आपको दे देते हैं। एक्चुअल में पिछले 2-3 दिन की जर्नी जो थी हमारी, वो काजा की जर्नी थी, जो आपने ब्लॉग्स में शायद देख ही ली होगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से लेकर मतलब पिछले 1 साल प्लस हो गया था कि मैं काजा नहीं जाके आया था। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो अभी मैं घंटल के पास से निकल रहा हूँ, तो ये ब्रिज जो आप बाहर देख रहे हो ना, अभी इस ब्रिज का थोड़े दिनों में ही, वैसे तो ये नीचे साइड, इस राइट साइड पे हमारा बिल्कुल डंगा वगैरह लगा के रेडी हो चुका है। तो ये अब ब्रिज का काम ओवरऑल तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद वो समस्या जो पिछले बरसात के टाइम पे जो यहाँ पे आई थी कि लोगों को घूम के जाना पड़ रहा था बाईपास होके बहुत दूर से, और ख़ासकर जो लोड गाड़ी थी ना हमारी, वो तो यहाँ से आई नहीं रही थी। वैसे भी लोड गाड़ी मतलब ट्रक वगैरह जितने भी हैवी व्हीकल्स थे, तो छोटी गाड़ियाँ थी। लेकिन अब उस सारा सही हो चुका है, और इन्होंने ट्रायल बेस पे अभी पीछे जैसे पिछले हफ्ते इस पे जो पुल के साइड पे रोड बनाया है, उसको ट्रायल बेस पे भी इन्होंने चलाया था। आज इसमें मिट्टी भरी जा रही है, तो ये ओवरऑल 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ घंटल से घनाटी की तरफ, शिमला की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले का जो मैंने आपको ब्लॉग दिया था, हम गए थे एक्चुअल में काजा में। तो अभी काजा का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। आजकल आपको जैसे मैंने बताया कि बर्फ़ तो बिल्कुल मतलब नज़दीक के पहाड़ों पे तो नहीं मिलेगी, दूर दूर देखने को मिलेगी आपको काजा में। बाकी रोड के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अब जो रोड की जो स्थिति है, मतलब शिमला से लेकर अगर आप चलो तो ये मान के चलो कि आप समदो तक, मतलब शिमला से टोटल अगर डिस्टेंस में बात करूँ, काजा तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 410-20 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। तो पहाड़ों के रोड आपको पता ही है, जिगजैग करके रोड होते हैं। तो ये 410-20 किलोमीटर का जो सफ़र है हमारा, इसमें तकरीबन ये मान के चलो कि 12-13 घंटे अगर कंटिन्यू आप चलते हो तो आपको सफ़र करते हो। लेकिन हम तो रुकते गए, हमारे बीच में डेस्टिनेशन बहुत सारी थे, तो वो सारे डेस्टिनेशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन रोड की अगर मैं बात करूँ तो रोड जो पहले, आज से 2019 में जब मैंने काजा गया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम के रोड में और आज के रोड में, मतलब उस टाइम पे 50% रोड सही थी, और 50% मतलब 220 किलोमीटर अगर आपका सही है तो 220 किलोमीटर उबड़ खाबड़ कच्चे और विदाउट मेटलिंग रोड थे। तो आज की डेट में 95% रोड जो है आपका वो क्लियर हो चुका है। मतलब शिमला से लेकर अगर आप समदो, एक जगह आती है बीच में, जो आपको अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे, तो नियरेस्ट पॉइंट है हमारा चाइना का सबसे नज़दीक, चाइना बॉर्डर के जो सबसे नज़दीक पड़ता है वो समदो ही पॉइंट पड़ता है। कौरिक करके एक जगह है, समदो से भी आगे है कौरिक, तो 30-35 किलोमीटर। तो उस पॉइंट से हम लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं काजा की तरफ, और राइट वाला कौरिक चल जाता है। कौरिक में हमें जाने की परमिशन नहीं होती, वहाँ पे स्पेशल ITBP और जो फोर्सेस वाले लोग हैं उन्हीं के पास, या फिर आपके पास परमिशन हो तभी आप जा सकते हो, क्योंकि वो बॉर्डर के पास कुछ सिक्योरिटी पर्पस से और प्राइवेसी की वजह से हमारा वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो उससे आगे जो समदो से आगे मैं बात करूँ, और समदो से लेकर ताबो तक, जो ताबो और काजा तक का जो रोड है वो सिंगल रोड है सारा। और उस सिंगल रोड में आपका फर्स्ट, सेकंड और मैक्सिमम बीच में कोई ऐसा स्पेस आएगा जहाँ पे आप काजा वगैरह, जहाँ पे आप तीसरा या चौथा गियर लगा सकते हो। अदरवाइज़ वो भी है नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उस दिन गए तो फर्स्ट सेकंड में, और 3-3.5 मतलब ये मान चलो कि अगर आप बिल्कुल सही से सेफली गाड़ी चलाना चाहते हो उस रोड में, तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे आपके समदो से लेकर उस 70-80 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें लग जाते हैं। बाकी इतना टाइम तो आपको रिकांगपियो से समदो पहुँचने के लिए भी नहीं लगता। तो ये मान के चलिए कि उसी पॉइंट पर आपका टाइम वेस्ट होना है थोड़ा सा, अदरवाइज़ बाकी रोड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो BRO के अंडर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने कर दिया है। पुल अच्छे लग चुके हैं, अपना रोड बहुत अच्छे हैं, स्पॉट बहुत अच्छे हैं बीच में अगर आप विजिट करना चाहो, बहुत सारी जगहें घूमने के लिए वहाँ पे। और आजकल टूरिस्ट जो है वो भर कर जा रहा है वहाँ पे। तो यही मैं आपको बताने का वो कर रहा था कि मतलब आजकल जो गर्मियों के दिनों में ना काजा घूमने के लिए जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रही हैं, बड़े बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब होटल्स और जितने भी होम स्टे हमारे वो सारे के सारे फुल हैं। तो अगर आज की डेट में, क्योंकि बरसातों में तो वैसे ऊपर से आना सही नहीं रहता, क्योंकि हमारे रिकांगपियो तक के रोड जो है वो काफ़ी बरसातें जब होती है तो वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है। अदरवाइज़ आजकल अभी जो ये महीना है और अगला महीना भी, अभी जून जुलाई का महीना जो रहता है, इन 2 महीनों में काफ़ी अच्छे से हम ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो और काजा, स्पीति, लाहौल स्पीति इन जगहों पे जाने का प्लान कर रहे हो, तो बहुत अच्छी आइटनरी ये बन जाती है शिमला से आपका। पर इसके लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम अगर काजा अगर आपको टूर करना है तो 4-5 और मैक्सिमम
6 to 7 डेज़ लगते हैं ये पूरी आइटनरी रेडी होने में, जिसमें आपके बहुत सारी स्टेशन बीच के कवर होते हैं। और काजा से अगर आप चाहो तो उधर दूसरी तरफ लाहौल स्पीति होते हुए मनाली होते हुए भी निकल सकते हो। मनाली मेरे ख्याल से काजा से 290 किलोमीटर के आसपास या 251 किलोमीटर के आसपास है वहाँ से। उससे आगे मैं भी नहीं, मतलब 20-25 किलोमीटर तक गया हूँ मैं आगे, उससे आगे नहीं गया हूँ मैं भी, मतलब वहाँ से निकल के अभी मनाली नहीं निकले हैं। तो वहाँ पे 2-3 बीच में नाले कुछ ऐसे आते हैं जो छोटी गाड़ियों के लिए, लो प्रोफाइल्स गाड़ियों के लिए थोड़े से इशू करते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारा ओके है। तो ये आपको थोड़ा सा बताने का था। और आजकल जो गर्मी हमने यहाँ पे महसूस करी थी शिमला में, टेम्परेचर जो था वो 2 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मैं तीसरे दिन यहाँ वापस पहुँचा हूँ। तो जब तीसरे दिन यहाँ आया तो यहाँ का टेम्परेचर और जो अपना काजा का टेम्परेचर है, दिन का टेम्परेचर भी वहाँ पे सनलाइट जो है वो सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है और बिना चश्मों के तो वहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते, आंखें बंद हो जाती है। तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि जब हम बीच में खाना खाने के लिए रुके या बीच में कुछ स्पॉट ऐसे थे जहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया या वीडियो बनाई, तो वहाँ पे धूप बेशक गर्म थी लेकिन टेम्परेचर जो ठंडी हवाएं चल रही थी ना वहाँ पे, उसकी वजह से उसका असर जो है वो पता ही नहीं लग रहा था, मौसम का पता ही नहीं लग रहा था कि वो मौसम कैसा मौसम, मतलब मौसम वही था 20-21 डिग्री के आसपास। रात का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, इस गेटअप में तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते रात के टेम्परेचर में, उसमें आपको जैकेट्स वगैरह वेयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ दिन का जो टेम्परेचर है वो सही है। लेकिन यहाँ पे दिन में जैसे अगर हम सर्वाइव इस गेटअप में देख रहे हैं, तो अगर मैं 5 मिनट के लिए भी 10 मिनट के लिए भी कहीं बाहर बैठ जाऊँ धूप में तो बहुत गर्मी है, बहुत हीट है। और दूसरा इसके पीछे का रीज़न, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिया था कि लोगों ने ना तरह तरह के जितने भी जंगल आपको राइट लेफ्ट कहीं भी देख रहे हो लोअर हिमाचल में, मतलब ये रामपुर से नीचे तक का जो एरिया है ना, चाहे वो नारकंडा हो गया, रामपुर हो गया, कुमारसैन हो गया, उस साइड की मंडी वैली हो गई, उन सारे के सारी जगहों पे आपको इतनी फायर, इतनी मतलब आग देखने को मिल रही है जंगलों में कि सब कुछ तबाह हो गया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। सिर्फ ये बड़े बड़े जो पेड़ बचे हैं उनका, क्योंकि थोड़ा सा बेस काफ़ी मजबूत होता है तो इसलिए वो बच गए हैं, तो उस वजह से वो बच गए। अदरवाइज़ तो और कोई रीज़न ही नहीं है कि जो छोटे पौधे थे वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि बारिशें हो नहीं रही है और अभी कब बारिशें होनी है ये भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए मौसम लोअर हिमाचल के काफ़ी गर्म है। मतलब आज दिन का भी टेम्परेचर, मैंने ये सिंगल लेयर शर्ट करी है लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि इसमें भी मुझे गर्मी लग रही है। तो दिन का टेम्परेचर बहुत मुश्किल है सहन करना। हाँ, थोड़ा सा जो है घनाटी वाला एरिया है और थोड़ा सा हीरानगर तक का एरिया, इन जगहों में पेड़ थोड़े ज़्यादा है, तो आप दूसरी साइड पे अगर लेफ्ट साइड पे चले जाओगे जंगल के तो वहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो राइट साइड वाला एरिया है, जैसे हमारा दाड़ला घाट हो गया, बिलासपुर हो गया, या फिर दूसरी साइड के जितने भी एरिया हैं हमारे, बाकी उससे नीचे बिलासपुर, घुमारवी, ये तो बहुत गर्म एरिया है। हमीरपुर की तरफ अगर आप चले जाओ तो उस तरह का है। दोस्तों मेन आपको बताने का यही था कि हमने हमारा जो काजा का टूर था ना वो बहुत अच्छा रहा और हमने पूरा का पूरा कैंपिंग की, एक तरह से उस पूरे टूर को किया। कैंपिंग मतलब कि गाड़ी में हमारा सोना था, खाना सिर्फ हमारा बाहर था कि हमने होटल्स में, जहाँ पे भी हमारे को अच्छे अच्छे होटल मिले वहाँ पे मतलब खाना अच्छा था, वहाँ पे हमने खाना खाया और सही रीजनेबल से प्राइस मिल जाते हैं। क्योंकि आप बेशक सीज़न टाइम में भी जाओगे तो अगर आपको पता है कि कहाँ पे अच्छे, मतलब जो तो हाई फाई होटल वैसे है नहीं, ऊपर जितने भी है वो होम स्टे टाइप होटल ही है। अगर आप रामपुर से ऊपर चल जाओ, रामपुर से ऊपर आपको हाई फाई होटल सिर्फ अगर मिलेंगे तो रिकांगपियो में मिल जाएंगे, लेकिन उससे आगे आपको हाई फाई होटल्स नहीं मिलेंगे। रीजनेबल होटल्स मिलेंगे 500, 700, 1000, 1200 इससे ऊपर के और 5000 से नीचे के होटल्स मिल जाएंगे। बाकी स्टे करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हाँ फिर भी जब आप सीजनली इस तरह से आते हो, जब सीज़न टाइम होता है तो पहले एडवांस में करके रखें, क्योंकि अगर आपको होटल पे ही डिपेंड रहना है तो कई बार होटल्स मिलते भी नहीं है, क्योंकि सबने ऑनलाइन बुकिंग करके रखी होती है। हमारा तो जैसे गाड़ी में ही कैंपिंग था, हम सो भी उसी में रहे थे, हमारा तकरीबन पानी सब कुछ लेना देना हमने उसी में किया। तो हमारा 2 दिन का टूर था, तीसरे दिन तो हम वापस पहुंच गए थे। तो काफ़ी अच्छा टूर रहा और साल में एक बार रहता है। अभी एक टूर शायद और लगना है, क्योंकि अभी सेब का जो सीज़न था ना काजा का, वो अभी तो लोअर हिमाचल का भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लोअर हिमाचल में भी अभी जो साइज़ है ना एप्पल का वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, जलने लग गए हैं पौधे, तो इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाए सही तरीके से, क्योंकि सेब के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो अब जो काजा वाला है, मुझे लगता है कि वो जो 1 महीना पहले अगर अक्टूबर में वहाँ से फ्रूट्स आने शुरू हो जाते थे, एप्पल आने शुरू हो जाते थे, तो वो मेरे को लगता है नवंबर में शुरू होंगे। और नवंबर दिसंबर में ही हम पिछली बार जब लास्ट टाइम गए थे 1 साल 1.5 साल पहले, तो नवंबर दिसंबर के आसपास गए थे, तो उस टाइम पे हमारे को वहाँ से फ्रूट अच्छे मिले थे, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है और प्राइस भी अच्छे मिल जाते हैं। जब हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो मैं पिछली बार भी वहाँ से 15-20 किलो एप्पल लेके आए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा एप्पल फिर थोड़ा रखना स्टोर करना भी इशू हो जाता है। तो इसलिए वहाँ के और यहाँ के प्राइस में मतलब एक तरह से आप मान चलो कि डबल मार्जिन का फ़र्क हो जाता है कि अगर यहाँ पे वो चीज़ 100 रुपये मिल रही है तो वहाँ पे वो 50 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। और वहाँ से फिर ये होता है कि आप अपने हिसाब से कितने भी
क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी छांट के ला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश फ्रूटिंग वो निकाल के रखते हैं घरों पे, तो उनके तो एक एक साल ख़राब नहीं होते हैं वो। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो होप सो कि आपको हमारे वो ब्लॉग्स भी अच्छे लगे होंगे और ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ट्रैवल के टाइम पे हमेशा ये ध्यान रखो कि आप अपने साथ वो सारी चीज़ें लेके चलें जो हिमाचल में ज़रूरी है। गर्मियों के टाइम में जितने भी अपने ठंडे कपड़े हैं उनको लेके चलें, मतलब कम से कम, और ठंड के टाइम में गर्म कपड़े जितने भी है, चाहे उसमें जैकेट्स हैं या और कुछ भी है। बाकी रोड की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि रोड बहुत सुंदर हो चुके हैं, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बहुत अच्छी जगहें हैं, रोड बहुत अच्छे हैं, सिंपल है और अच्छे हैं, मतलब टाइम सेविंग आपका। जहाँ पे पहले 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे वहाँ पे 3 घंटे कम लेके चलते, क्योंकि 3rd 4th 5th गियर में ही आप वहाँ पे चलते हैं। लेकिन पहाड़ों के रोड है, थोड़े सावधानी से चलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से लेकर पहाड़ों में रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का भी और रोड पे ड्राइव करने का भी। फिर भी लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो सही रहेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नए नए ब्लॉग और नए नए कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तो कभी भी आपका कार जाने का टूर हो या आपके कोई क्वेरी हो तो फिर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। एक्चुअली में बाहर गाड़ी एक पैक कर रहा था पर्सन, तो उसको देख रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा बीच में स्टॉप हो गया था, क्योंकि रोड पे जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो पहले ड्राइविंग पे ज़्यादा मेन फोकस रहता है, बाकी और चीज़ें तो थोड़ी देर में 2 मिनट रुक के भी हो सकती है। तो अभी मैं अपने घनाटी पहुँच चुका हूँ, तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉगिंग आपको थोड़ा टाइम 2 दिन का है, सैटरडे संडे का वो, तो देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनेगा तो ज़रूर आपके साथ समर फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। आप भी अगर समर फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो तो भैया शिमला आ जाइए और शिमला में समर फेस्टिवल मनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।